मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूचीबद्ध देखिए, बीसलदेव रासो, जगनिक पृथ्वीराज रासो, नरपति नाला और परमाल रासो, दलपति विजय, हुमायूं रासो, चंद्रबरदाई। तो चलिए इसका मिलान कर देते हैं। तो बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? 20 नरपति नाला, ठीक है, सेकंड। और पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज चंद्रबरदाई। परमाल पराया माल जग का, परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। खुमान दल, तो खुमान रासो के दलपति विजय। तो इस तरह से सेकंड, ब का है फोर्थ, सेकंड फोर्थ और फर्स्ट और थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट और थर्ड, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको लिंक करके पढ़ाती हूँ तो आपको एक बार में ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। आप भी अपनी तरफ से कोई ट्रिक बनाकर उस रचनाओं को उनके कवियों के साथ लिंक करके याद कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भविष्य कथा कहा के रचनाकार हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पुष्पदंत, बी ऑप्शन है स्वयंभू, सी ऑप्शन है धनपाल और डी ऑप्शन है हमारा सरप्पा। तो भविष्य में क्या है? भविष्य में धन कहाँ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से भविष्य कथा धनपाल की रचना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हमारा हेमचंद्र, बी चंद्रबरदाई, सी परमाल और डी है हमारा अमीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है पृथ्वी चंद से क्या बनेगा? चंद्रबरदाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है हमारा 14। तो विद्यापति जी ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 श्रृंगार काव्य है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है बीसलदेव रासो, बी ऑप्शन है परमाल रासो, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो और डी ऑप्शन है जयमयंक जस चंद्रिका। तो जयमयंक जस चंद्रिका किसकी थी? मधुकर कवि की। तो श्रृंगार काव्य है बीसलदेव रासो, ठीक है। श्रृंगार काव्य है और कौन सी शैली में लिखा गया है? गे शैली में लिखा गया है। गे मतलब गाने वाली, गीतों की शैली। और इसकी रचयिता कौन है? नरपति नाला। और कब इस रचना कब लिखी गई थी? 1212 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है तुलसी, बी ऑप्शन है जयसी, सी ऑप्शन है विद्यापति और डी ऑप्शन है हमारा नंददास। तो हम थे 26 क्वेश्चन पर। तो मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि हैं हमारे विद्यापति जी, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इन्होंने मैथिली में भाषा में रचनाएं लिखी थी। और इनको क्या कहा जाता, क्या क्या नाम दिया गया था? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर के नामों से जाना जाता था और ये मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा
ए ऑप्शन है महापुराण, बी ऑप्शन है जय कुमार चरियो, सी ऑप्शन है जसर चरियो और डी ऑप्शन है पाउम चरियो। तो 27 का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, पाउम चरियो। ये किसकी है? स्वयंभू की रचना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है हमारा सिद्ध साहित्य, बी रासो काव्य, सी नाथ साहित्य और डी है जैन साहित्य। तो सरप्पा का संबंध था सिद्ध साहित्य से। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। और सरप्पा को हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? राहुल सांकृत्यायन ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? कौन सी शिलांकित कृति है? शिलांकित मतलब जो शिलाओं पर लिखी गई है, चट्टानों पर। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पाहुड़ दोहा, बी ऑप्शन है राउल वेल, सी ऑप्शन है प्राकृत पेंगलम, डी ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर। तो जो शिलांकित कृति है वो है राउल वेल। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और राउल वेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। राउल वेल में रोड़े ही रोड़े हैं, रोड़ा ही रोड़ा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है नेमिनाथ रास, बी ऑप्शन है भरतेश्वर बाहुबली रास, सी ऑप्शन है सुमति गण रास और डी ऑप्शन है जयमयंक जसचंद्रिका रास। तो शालिभद्र सूरी, इसकी ट्रिक बताई थी हमने, भरत शाली। ठीक है, तो ये है भरतेश्वर बाहुबली रास की। और कब हुई थी इसकी रचना? 1184 ईस्वी में। और ये इसमें कितने छंद हैं? 205 छंद हैं इसमें। 205 छंदों का ये क्या है? एक खंड काव्य है। संदेश रासक भी खंड काव्य था और ये भी भरतेश्वर बाहुबली रास, ये भी खंड काव्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अमीर खुसरो को किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है तूतीय हिंद, बी ऑप्शन है तोता ए हिंद, सी ऑप्शन है सितारे हिंद और डी ऑप्शन है सरहिंद। तो अमीर खुसरो जाने जाते थे तूतीय हिंद के नाम से। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जिनदत्त सूरी, बी ऑप्शन है जिनधर्म सूरी, सी ऑप्शन है हमारा शालिभद्र सूरी और डी ऑप्शन है धनपाल। तो उपदेश दिया जिनदत्त ने। ठीक है, तो इसके जिनदत्त सूरी हैं, ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सरप्पा, बी ऑप्शन है पुष्पदंत, सी ऑप्शन है स्वयंभू और डी ऑप्शन है हमारा हेमचंद्र। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। ठीक है, स्वयंभू की कौन सी रचना थी? पाउंचर्यो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को, तो राम स्वयं, ठीक है, राम कुमार ने किसको अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना है? स्वयंभू को। और राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा को। और स्वयंभू 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। ठीक है, इनको ही जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। 3 ग्रंथ हैं इनके, पाउमचर्यो, रेठनेमीचर्यो, स्वयंभू छंदस। जबकि पुष्पदंत को, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति माना जाता है और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि। हेमचंद्र क्या है? प्राकृत के पाणिनि है और पुष्पदंत हिंदी के भवभूति। और सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रख लेना, इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही।
क्वेश्चन नंबर 34 है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है भवभूति, सी ऑप्शन है नरसिंह मेहता और डी ऑप्शन है रविदास। तो अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। ये मैथिली भाषा के कवि थे। इनको मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और कवि शेखर, कवि कंठार, इन नामों से जाना जाता था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कीर्ति पताका, बी ऑप्शन है चर्यापद, सी ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और डी ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर। तो व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 35 का सी ऑप्शन हमारा सही है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? 12वीं सदी की रचना है और इसके कवि हैं दामोदर शर्मा। उक्ति किसने दी? दामोदर शर्मा ने। दामोदर, उक्ति के दाम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है दामोदर पंडित, बी ऑप्शन है कवि आशुग, सी ऑप्शन है रोड़ा कवि और डी ऑप्शन है मेरुतुंग। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग। किसका प्रबंध किया गया? चिंतामणि ने किसका प्रबंध किया? मेरु का। मेरु का मतलब क्या होता है? पर्वत, मेरुतुंग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आगम वे पुराने पंडित मान वहिंती पक श्रीफल अली जिम वाहिरती भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन देखिए, ए सरप्पा, बी कन्हप्पा, सी डोम्बिप्पा और डी है कुकरेपा। तो आगम एक कन्हप्पा, आगम एक कन्हप्पा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इन पंक्तियों को हम जब तक लिंक करके नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक ये हमारे समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को इनको लिंक करके पढ़ना है, तभी आप इनको सही कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहते हैं? चलो कुछ और पंक्तियाँ करा देते हैं। गंगा जमुना माझे बहिरे नाई तहे बुढ़ीली मातंगी योहिया लीले पार करे ये डोम्बिपा। तो गंगा जमुना कौन पार कराएगा? डोम्बिपा, डोम्बी। ठीक है, जही मन पवन न संचरिय रवि शशि नहीं पवेश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, पंक्ति है। ठीक है, जही मन पवन न संचरी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो जही मन पवन न संचरी, किसके मन में पवन का संचार नहीं होता? सरप्पा के मन में। ठीक है, सरप्पा जही मन पवन न संचरे। या तो आप इसके जो कवि है इसका नाम आगे लगा दो, ठीक है, या फिर उसे लिंक करके पढ़ो, तभी आप इनको याद रख पाओगे। अब अगली पंक्ति देखिए। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागे कानेट चोर नीलका गाई गई माघ दिवसीय बहुनी काढ़े डरे बहु। तो ये क्या है? ससुरी नींद गेल, किसकी नींद भाग गई? किसकी वजह से नींद भाग गई? कुक्कू की वजह से। तो एक कुक्कू से क्या हो गया? कुकुरेपा। ससुरी नींद गेल भागी कुकुरेपा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हमारा पुष्पदंत, अदमान स्वयंभू हेमचंद्र, बी है अदमान हेमचंद्र स्वयंभू पुष्पदंत, सी है स्वयंभू पुष्पदंत अदमान हेमचंद्र, डी है हेमचंद्र स्वयंभू पुष्पदंत अदमान। तो इसका है हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, स्वयंभू कौन सी सदी के कवि थे? 8वीं के। ठीक है, उसके बाद आए पुष्पदंत 10वीं सदी के। फिर उसके बाद आए अदमान 12वीं 13वीं सदी के माने जाते हैं। और फिर हेमचंद्र। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वानियाँ, कृष्ण भक्त या सगुण भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं,
सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य छह धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा और डी ऑप्शन है हमारा राहुल सांकृत्यायन। तो स्वाभाविक विकास आ गया। तो स्वाभाविक विकास किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है नाद, बी ऑप्शन है बिंदु, सी ऑप्शन है प्रकाश, डी ऑप्शन है सिद्धि। तो कुंडलिनी के जागृत होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसे नाद कहते हैं।